गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल मेहता पीजी कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपना जो टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट मैकेनिक्स ऑसिलेशन का चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ। तो अभी तक जो भी अपन ने देखा था कि एक कोई भी घटना होती है, उस घटना का यदि मैं एस और एस डैश से देखता हूँ तो उसमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है अपने पास किस में, न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड। यानी सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि न्यूटन्स के नियम क्या होते हैं। तो अपन सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि न्यूटन्स के नियम क्या होते हैं और ये कैसे एस और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस और एस डैश निर्देश तंत्र में कैसे कैसे चेंजेस दिखाई देता है, क्या सेम दिखाई देता है, क्या अलग दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो आज अपन बात करेंगे किसकी, न्यूटन्स लॉ की। तो अपन देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ में क्या होता है। यदि अपन बात करते हैं कि सबसे फर्स्ट आपके सामने न्यूटन्स लॉ लिखा हुआ है और न्यूटन्स का फर्स्ट नियम सभी को पता है, आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो। न्यूटन्स का फर्स्ट नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु या यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि वो गतिशील है तो वो गतिशील बना रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्कआउट नहीं करे, या फिर यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो मुझे बताइए कि ये क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। यदि न्यूटन के नियम में लिखा है अपन ने कि यदि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह जब तक गतिशील में रहेगी, यदि वो गतिशील है तो जब तक वह गतिशील में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। यानी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बाह्य बल नहीं लगे। यदि कोई वस्तु चल रही है और यदि वो वस्तु चलती रहे, जब उसको मैं बीच में कोई बैरियर डालकर नहीं रोकूं तब तक वो नहीं रुकेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगे, यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहे जब तक उस पर कोई विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। उसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी इनर्शिया लॉ भी कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो उसे जड़त्वीय का नियम कहते हैं। तो ये जो जड़त्वीय वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आता है, जड़त्वीय। तो जड़त्व और जड़त्वीय, इसका मीनिंग क्या होता है अपने पास कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना ही पसंद करती है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना ही पसंद करती है। तो उस पर जब तक अपन कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे, जब तक उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, वो जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, इट विल रिमेन्स इन मोशन एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्कआउट नहीं करता उस पर। इफ इट्स एट रेस्ट इट विल रिमेन्स एट रेस्ट एज ए लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ये प्रॉपर्टी जो कहलाती है वो किसकी कहलाती है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की। यानी कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थितिशील रहेगी, गतिशील है तो वो क्या रहेगी, गतिशील रहेगी। जब तक उस पर क्या होता है, रिमेन्स इन मोशन एज लॉन्ग, यानी लंबे टाइम तक वो गतिशील बनी रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्कआउट नहीं करे। यदि वो रेस्ट में है तो लंबे टाइम तक रेस्ट में बनी रहेगी जब तक वो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्कआउट नहीं करे। अब मुझे पता है कि जो ये फर्स्ट लॉ होता है वो क्या रहता है, इनवेरिएंस रहता है। फर्स्ट लॉ होता है वो क्या रहता है, इनवेरिएंस रहता है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या रहता है, निश्चित रहता है। निश्चित को अपन इस तरीके से लिखते हैं, ये वाला, कि जो भी न्यूटन्स का लॉ रहेगा वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी मैं न्यूटन्स के लॉ की बात करता हूँ तो न्यूटन्स का फर्स्ट नियम तो सभी को पता है। अब ये इनवेरिएंस कैसे है, एस और एस डैश फ्रेम में इक्वल कैसे दिखाई देता है वो देखना है। तो अपन बात करते हैं इसके एस और एस डैश फ्रेम की। तो मुझे पता है कि यदि कोई एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, यानी यहाँ पे क्या मानना है अपन को, एफ एक्सटर्नल जीरो करते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक उस पर एक्सटर्नल बाह्य बल कार्य नहीं करता, यदि कोई वस्तु मूव कर रही थी, यदि वो मूव करती है और उसका एफ एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कितना होगा, इसका जीरो होगा। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और मुझे पता है कि एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा, एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मास तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, मास तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो फिर जीरो के इक्वल क्या हो सकता है अपने पास, ए हो सकता है। और ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन में डी टी। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूँ तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एक तरीके से
कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या प्रूफ होगा, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब यदि मैं कहता हूँ कि ये तो मुझे पता है कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एफ एक्सटर्नल 0 होगा, एम 0 पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, ए 0 पॉसिबल होगा, और यदि ए 0 है तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, कांस्टेंट। अब यदि अपन बात करते हैं कि यदि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखते हैं एक्सेलरेशन की, यानी त्वरण रूपांतरण समीकरण, यदि मैं त्वरण रूपांतरण समीकरण की बात करता हूँ, यदि मैं त्वरण रूपांतरण समीकरण की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, त्वरण रूपांतरण समीकरण में क्या हो जाएगा, ए। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे त्वरण रूपांतरण समीकरण में क्या आ जाएगा, मुझे पता है कि उसका त्वरण कोई भी एक निर्देशांक एक के रेस्पेक्ट में यदि मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना आता है, ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी वो क्या दिखाई देता है, इक्वल दिखाई देता है। यदि ए अपना ही इसके अकॉर्डिंग 0 है तो मुझे पता है कि ए, तो मुझे पता है कि कितना था यहाँ पे 0 था, तो ए डैश भी क्या होगा, 0 होगा। यदि ए डैश 0 है तो ये क्या हो जाएगा, डी वी डैश अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ये भी क्या होगा 0, और इसका वी डैश भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इसका वी डैश भी क्या आएगा, कांस्टेंट। यानी मैं कह सकता हूँ कि एस फ्रेम में यदि वेलोसिटी देखी तो भी वो कांस्टेंट आ रहा था, एस डैश फ्रेम में न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी देखी तो भी वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ वी डैश इज इक्वल टू भी कांस्टेंट है और यहाँ पे वी इज इक्वल टू भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है अपने पास, निश्चित है। फर्स्ट लॉ क्या है अपने पास, निश्चित है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जैसे अपन ने इसे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि यदि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दोनों में कुछ भी चेंज नहीं होता, उसको चाहे मैं एस से देखूँ या एस डैश से देखूँ, एस में कैलकुलेशन करके एस डैश में लाऊँ या एस डैश से कैलकुलेशन करके एस डैश में लाऊँ, तो भी वो क्या होगा अपने पास, निश्चित ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि v इज इक्वल टू भी कांस्टेंट होगा और v डैश इज इक्वल टू भी क्या होगा अपना, कांस्टेंट होगा। अब अपन बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है वो क्या रहता है, निश्चित रहता है। क्लियर। तो यहाँ से अपने क्या हो गया, ये क्लियर हो गया कि न्यूटन्स का फर्स्ट नियम क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। अब बात करते हैं अपन सेकेंड नियम की। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है, न्यूटन्स का दूसरा नियम है वो ये कहता है कि इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल की क्या होती है, समानुपाती। अब मुझे पता है कि संवेग में, यानी अकॉर्डिंग टू दिस रूल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम क्या हो, चेंज हो, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा अपने पास, फोर्स के। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, एफ प्रोपोर्शनल क्या होगा, डी पी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब मुझे पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू के डी पी अपॉन में डी टी। ये तो क्या बताता है अपने पास, एक तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो बताता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू आती है। अब मुझे पता है कि जो त्वरण रूपांतरण समीकरण लिखा है, त्वरण रूपांतरण समीकरण यानी एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी है, तो उसमें मैंने क्या लिखा है, ए डैश इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए लिखा है। इसको यदि मैं मास से क्या कर दूँ, मल्टीपल कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, एम ए हो जाएगा। यानी ये वाली टर्म क्या बनेगी, एफ डैश इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ, क्या बन जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ। अब मैं कह सकता हूँ कि देखो यहाँ पे यदि दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल था, क्या था अपने पास, दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल था, या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बेस पे एक्सेलरेशन क्या था, इक्वल था, तो यहाँ पे क्या हुआ, एम ए डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ दोनों का फोर्स क्या आ गया, इक्वल आ गया। और यदि न्यूटन्स के अकॉर्डिंग ये दोनों फोर्स इक्वल आ गए, तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये भी कैसा होगा अपने पास, निश्चित होगा। ये भी कैसा होगा अपने पास, निश्चित होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इनवेरियंस। ये भी कैसा होगा अपने पास, इनवेरियंस। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट आई, तो उसको मैंने मान लिया फर्स्ट लॉ इनवेरियंस है। न्यूटन्स के सेकंड नियम लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे मोमेंटम है, और मुझे पता है कि एस और एस डैश में मोमेंटम भी एक तरीके से क्या आता है, इसी टाइप का आता है। यानी मोमेंटम भी अपन ने देखा है कंजर्वेशन के बेस पे कि वो भी क्या होता है, निश्चित होता है, यानी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे भी अपन ने क्या लिख लिया कि उसका फोर्स भी क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये इनवेरियंस हो जाएगा। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं
इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर क्रिया कराई जाती है, यदि किसी वस्तु पर क्या करवाई जाती है, क्रिया करवाई जाती है, तो वह वस्तु उसकी विपरीत दिशा में क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है? यदि किसी वस्तु को, यदि किसी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर मैं यदि कुछ क्रिया करवाता हूँ तो उसका ऑपोजिट होगा, वो भी क्या बताएगा अपन को, प्रतिक्रिया बताएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक क्रिया हो रही है, दूसरी क्या हो रही है, मेरे पास प्रतिक्रिया हो रही है। जो थर्ड लॉ है वो इस पर ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने ये लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ एनी एक्शन इज टेकन ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट रिएक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी मैं कह सकता हूँ कि सिंपल सा एग्जांपल कि यदि अपन, जैसे आपने वो गन वाला एग्जांपल देखा होगा कि यदि मैं किसी गन से, गन को मैं यहाँ पे रख के बुलेट को फायर करता हूँ या गन से कोई बुलेट फायर करता हूँ, तो जैसे बुलेट जिस वेलोसिटी से बाहर निकलती है गन से, तो जो गन है, गन के ऊपर एक फोर्स लगता है, तो वो गन अपने पीछे की ओर क्या जाती है, रिएक्ट करती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे कोई गन है तो गन से कोई बुलेट बाहर निकली, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जैसे ये वाली गन थी, इस टाइप की मैंने कोई गन बना रखी है। अब ये वाली जो गन है अपने पास, ये इस टाइप की गन है। अब मैं कहता हूँ कि जब भी ये बुलेट यहाँ से बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी, कोई बुलेट है वो यहाँ से बाहर निकलेगी, यदि बुलेट यहाँ से बाहर निकलेगी तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बुलेट बाहर निकलेगी तो इसमें बुलेट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। जितनी वेलोसिटी से ये बुलेट आगे जाएगी उतनी ही वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगी, यानी उतनी ही वेलोसिटी या उतना ही फोर्स का लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब भी गन को, जो आर्मी वाले या मिलिट्री वाले जब भी गन को चलाते हैं वो पर्टिकुलर एक बेस बनाकर चलाते हैं, वो डायरेक्ट नहीं चलाते। तो मैं कह सकता हूँ कि बेस क्यों बनाते हैं, ताकि उनमें जो ये फोर्स लगेगा उस फोर्स की वजह से बार बार गन्स में डिस्टर्बेंस ना आए, ताकि आपका जो टारगेट है या जो भी फोकस है वो बना रहे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है वो यही बताता है। बाकी आप यदि क्रिकेट की बॉल पकड़ते हो तो क्रिकेट की बॉल को पकड़ने के लिए भी यही एग्जाम्पल यूज करते हो कि जब भी कोई बॉल आती है तो बॉल आती है तो बॉल पकड़ते हो तो आप हाथ क्या करते हो, पीछे की तरफ ले जाते हो, तो उसका भी एक वही मीनिंग होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक तो क्रिया होती है और एक क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये भी क्या बताता है, न्यूटन्स का थर्ड नियम। अब यदि मैंने कह दिया कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, तो क्या बताता है कि इनवेरियंस होता है। तो यहाँ पे जो क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम है वो चाहे एस फ्रेम में हो या एस डैश फ्रेम में हो, वो भी क्या रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। और यदि वो भी इक्वल रहेगा तो मैं कह सकता हूँ कि वो भी क्या होगा अपने पास, निश्चित होगा, वो भी क्या होगा अपने पास, निश्चित होगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वो भी क्या रहना चाहिए अपने पास, इनवेरियंस रहना चाहिए। क्लियर? तो ये तो अपने पास था न्यूटन्स का लॉ, और न्यूटन्स के तीनों लॉ थे जो एस और एस डैश फ्रेम में क्या रहते हैं, इनवेरियंस रहते हैं या अपरिवर्तित रहते हैं। तो चाहे न्यूटन्स के नियम को यदि एस फ्रेम से देखा जाए या एस फ्रेम में ऑब्जर्व किया जाए, एस डैश फ्रेम में ऑब्जर्व किया जाए, तो उन दोनों में जो रिलेशन मिलता है या दोनों में जो भी अपने पास ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्लियर? ये तो थे अपने पास न्यूटन्स के नियम, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की। तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो आरयू में या राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसी को अपन को देखना है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, और चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक ही ऐसा न्यूमेरिकल है जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट होता है। वो चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला एग्जाम्पल है ये वाला। अब ये क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को समझना है और इसको अच्छे से करना भी है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य यानी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या है अपने पास, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि कोई भी मैं बॉल फेंकता हूँ, जैसे क्रिकेट की बॉल फेंकी जाती है तो क्रिकेट की बॉल कुछ इस तरीके से फेंकी जाती है। जैसे मैंने कह दिया कि क्रिकेट की बॉल अपन इस तरीके से फेंकते हैं। कैसे फेंकते हैं, इस तरीके से। जैसे मैंने कहता हूँ कि क्रिकेट की बॉल को यदि मैं ऐसे फेंकता हूँ तो वो ऐसे जाके फिर क्या आती है, नीचे आती है। तो वो ऐसे नीचे आती है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मोशन कहलाता है वो कैसा कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये क्या कहलाएगा अपने पास, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन इसका डायग्राम बनाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य का पथ दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर एक सरल रेखा में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है, एक सरल रेखा में दिखाई देता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन में कैसे दिखाई देगा उसकी बात करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रूफ दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये वाला राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो ऑलमोस्ट 2 या 3 ईयर्स में रिपीट होता रहता है।
और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता रहता है एग्जाम में। अब इसका अपन देखते हैं कि यदि मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेने हैं, एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में यदि मैं प्रक्षेप्य पथ देखूं तो वो मुझे एक सरल रेखा में क्या दिखाई देना चाहिए। तो उसको मैं देखता हूं कि वो कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले तो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं कि ये कैसे दिखेगा और इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखो डायग्राम बनाने के लिए अपन एक कंसेप्ट काम में लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले तो मैंने क्या ले लिया, कोई एक्सिस ले लिया, एक एक्सिस ये एक्स हो गया, ऐसे अपने पास दूसरा एक्सिस हो गया वाई, दूसरा एक्सिस क्या हो गया मेरे पास वाई, ये दोनों एक्सिस हो गए। अब मैं लिख सकता हूँ कि इसका प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे ड्रॉ करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ करना है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से होगा, ये प्रोजेक्टाइल होगा, अपन को हाथ से बनाना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल होगा कुछ इस तरीके से। अब देखो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन को करता हूँ तो ये इसका क्या था, सेंटर पॉइंट था, ये एक्स मान लिया और ये क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में दो पथ है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें कितने होंगे अपने पास, दो पार्टिकल होंगे, एक होगा अपने पास एल्फा और एक होगा अपने पास बीटा, यानी दो एंगल से वो अलग अलग पार्टिकल क्या करेंगे अपने पास मूव करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक पार्टिकल है वो तो जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है, यानी मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये हो जाएगी। दूसरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो जा रहा है इस टाइप से, जो मैं बना रहा हूँ रेड कलर से, ये वाला। यानी मैंने कह दिया कि एक तो जा रहा है, यानी जो येलो वाला है वो तो एंगल बना रहा है अपने पास एल्फा, वो कौन सा एंगल बना रहा है एल्फा, यानी ये वाला टोटल एंगल तो कितना है एल्फा, और जो रेड वाला जो सेकंड प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बना रहा है बीटा, वो क्या बना रहा है बीटा। अब यदि मैं कहता हूँ कि यदि मैं इसके कंपोनेंट लिखूँ, इसके यदि मैं क्या लिखूँ, देखो यहाँ पे ये मान लिया कि ये कोई u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है u वेलोसिटी से क्या बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है। तो पहले तो मैं इसके क्या लिखूँगा, कंपोनेंट लिखूँगा। तो मैंने कह दिया कि इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है u1 है, तो इसका घटक कितना हो जाएगा, इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो कितना होगा u1 cos अल्फा, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो cos वाला आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वो क्या होगा, क्षैतिज घटक होगा अपने पास क्या u1, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास cos अल्फा, किसके लिए, फर्स्ट पथ के लिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फर्स्ट घटक होगा वो क्या होगा अपने पास u1 cos अल्फा। यानी मैंने यहाँ पे ये एज्यूम किया है कि यदि कोई फर्स्ट पार्टिकल फेंका जाता है वो u1 वेग से फेंका जाता है। किस वेग से फेंका जाता है, u1, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मैं फेंकता हूँ तो उसकी वेलोसिटी कितनी मानी है अपन ने, u1 मानी है। तो u1 वेग से ये येलो वाला पार्टिकल फेंका जा रहा है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है इसका कंपोनेंट मैंने बना लिया। जब ये u1 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन में बना सकता हूँ, तो इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, एक तो x वाला बनेगा, एक y वाला बनेगा। तो जो दूसरा घटक आएगा, जो क्या आएगा अपने पास ऊर्ध्वाधर घटक, क्या आएगा अपने पास ऊर्ध्वाधर घटक, वो कितना आएगा अपने पास u1 और साथ में क्या हो जाएगा साइन अल्फा। क्लियर, तो दूसरी टर्म क्या आ जाएगी अपने पास u1 कितना हो जाएगा अपने पास साइन अल्फा। अब जब भी मेरे पास दो घटक आ गए तो क्या मैं t समय बाद इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट लिख सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल मैं इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँ वो वेलोसिटी कंपोनेंट, तो मैं लिख सकता हूँ कि t समय बाद यदि वेग का क्षैतिज घटक, लिख सकता हूँ मैं क्या, वेग का क्षैतिज घटक, यानी मैं लिख सकता हूँ कि वेग का क्षैतिज घटक यानी क्या होगा अपने पास कि वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट इन वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट इन वेलोसिटी, यानी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जो हॉरिजेंटल है वो तो क्या रहेगा अपने पास, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ किससे डिनोट करो, इसके v से, किससे डिनोट करूँ v से, यानी इसको तो मैंने लिख लिया vx और किसका इक्वल होगा अपने पास u1 cos अल्फा। क्लियर, तो यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला किसका इक्वल हो जाएगा अपने पास u1 cos अल्फा से। ऐसे यदि मैं वेग का ऊर्ध्वाधर घटक देखूं, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ vy, और vy किसके इक्वल हो जाएगा u1 साइन अल्फा। अब देखो साइन अल्फा है वो y वाला कंपोनेंट है, और जब भी कोई पार्टिकल यदि ऊपर जाता है तो उसमें क्या होगा, वो ग्रेविटिविटी के ऑपोजिट अगेंस्ट करके क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। और जब भी कोई पार्टिकल ऊपर जाता है तो वो उसका जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, तो उसमें एक टर्म आती है माइनस की जीटी।
कि जब भी कोई पार्टिकल ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें से जीटी क्या होता है, कम होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो इसका वेग का ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा वो क्या बनेगा, u1 साइन एल्फा माइनस का क्या बन जाएगा, जीटी। तो ये तो मैंने किसकी बात की, केवल और केवल एक कंपोनेंट की बात की। किसकी बात की, एक कंपोनेंट की। तो ये तो मैंने माना था कि कोई एक पार्टिकल जो u1 वेलोसिटी से फेंका जाता है उसके मैंने दोनों कंपोनेंट लिख लिए, वर्टिकल कंपोनेंट लिख लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख लिया, और जो दूसरा अपन ने वेलोसिटी का माना है तो वेलोसिटी का मैंने क्या लिख लिया, कंपोनेंट लिख लिया। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, अब अपन बात करें सेकेंड पार्टिकल की। माना कि जो दूसरा पार्टिकल है वो u2 वेग से फेंका जाता है। कौन से वेग से फेंका जाता है, u2 वेग से फेंका जाता है। तो u2 वेग से फेंका जाता है तो उसका भी मैं सेम ऐसे घटक लिख सकता हूँ और उसका वेग का भी घटक लिख सकता हूँ। तो उसका जो वेग का घटक आएगा, माना कि कोई दूसरा पार्टिकल, माना कि दूसरा कण u2 वेग से बीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। और यदि बीटा कोण से फेंका जाता है तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी वो बीटा कोण से फेंका जाएगा तो मैं कैलकुलेशन या इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो लिख सकता हूँ कि वो क्या आ जाएगा अपने पास। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा v चेंज कर लेता हूँ, मैंने कर लेता हूँ vx इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा अपने पास u2, साथ में क्या हो जाएगा cos बीटा, एक तो ये घटक आ जाएगा। दूसरा सेम ऐसे कैसे आ जाएगा vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास u2, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास साइन बीटा माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास gt। ठीक है, तो ये क्या होगा अपने पास, सारे के सारे मैंने कंपोनेंट लिख लिए। कंपोनेंट में मैंने पहले u1 था, u1 के दोनों कंपोनेंट लिख लिए, उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट लिख लिए। ऐसे ही मेरे पास जो दूसरा पार्टिकल था जो u2 वेग से फेंका जाता है, और u2 वेग से फेंका जाता है तो वो बीटा डिग्री एंगल बनाते हुए फेंका जाता है, तो उसके भी मैंने दोनों कंपोनेंट लिख लिए। और ये भी यदि ऊपर की ओर फेंका जाता है तो y कंपोनेंट में से gt क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। अब अपन इसमें देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाए। तो मुझे पता है कि यदि मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ अपन, वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो ये वेलोसिटी आती है वो क्या आती है, वेलोसिटी आती है वो क्या आती है। तो अपन इसकी बात करते हैं कि वेलोसिटी जो भी आएगी वो क्या आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो वेग रूपांतरण समीकरण होता है, तो ये अभी अपन ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे क्या अपने पास वेग रूपांतरण समीकरण। वेग रूपांतरण समीकरण क्या होता है, ये सभी को पता है कि v डैश इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपने पास, v माइनस का कांस्टेंट v, इस टाइप का वर्ड आना चाहिए। ठीक है, जब भी अपने पास रिलेशन काम में लेते हैं तो ये लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास vx डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास vx डैश हो जाएगा। और यहाँ से मैं दो घटक थे तो मैं लिख सकता हूँ कि एक तो क्या हो जाएगा अपने पास स्मॉल v, और एक क्या हो जाएगा मेरे पास जो कैपिटल V है। ठीक है, और ये सारा का सारा किसके लिए होगा, x के लिए होगा, सारा का सारा किसके लिए होगा, x के लिए। तो ऐसे कैसे मैं लिख सकता हूँ कि कैसे, कि ये वाला जो रिजल्ट है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dvx, यानी ये क्या हो जाएगा dx डैश अपॉन में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये vx है और माइनस का क्या है vx। यदि मैं इसमें से मैं क्या करूँ dx डैश, वेलोसिटी को मैं dx बाई dt तो लिख ही सकता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो स्मॉल vx। तो स्मॉल vx की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है कि स्मॉल vx कितना था अपने पास u2 cos बीटा, कितना था u2 cos बीटा, यानी जो स्मॉल vx है वो कितना है u2 cos बीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या u2 cos बीटा माइनस का जो vx है वो कितना हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा अपने पास कितना u2 cos बीटा के साथ vx है तो वो हो जाएगा अपने पास u1, और x कंपोनेंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा cos एल्फा हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि यदि इसका मैं dt को उधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा dx डैश इज इक्वल टू u2 cos बीटा माइनस का हो जाएगा u1 cos एल्फा, इधर क्या हो जाएगा अपने पास dt हो जाएगा। लिख सकता हूँ मैं ये क्या हो जाएगा अपने पास dt हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यदि x डैश की यदि समाकलन करो, इसका इंटीग्रेट करूँ, समाकलन करने पर इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा अपने पास x डैश इज इक्वल टू u2 cos बीटा माइनस का हो जाएगा अपने पास u1 cos एल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास dt का क्या बन जाएगा t। यानी मैं जब भी इसका इंटीग्रेट करता हूँ तो ये वाली वैल्यू निकलेगी, यानी इसका जो x डैश आया वो क्या आ गया, ये आ गया।
अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे का ऐसे जैसे मैंने x कंपोनेंट का निकाला है वैसे का वैसे मैं क्या निकालता हूँ, y कंपोनेंट का निकालता हूँ। किसका निकालता हूँ, y का। तो देखो यहाँ पे y के लिए क्या आ जाएगा, वी वाई डैश इज इक्वल टू स्मॉल वी वाई और कैपिटल वी वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, इसको यदि मैं थोड़ा सा, यदि मैं इसका y कंपोनेंट की बात करता हूँ, देखो y के लिए क्या आ जाएगा, वेग रूपांतरण समीकरण में यदि वी वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, वी वाई माइनस का कैपिटल वी वाई। ठीक है, यानी ये तो कौन सा कंपोनेंट था जो अपन ने ये तो लिखा है x का और ये लिखा है y कंपोनेंट का। अब मैं लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आई थी, तो इसकी वैल्यू अपन ने देखो यहाँ पे लिख रखी है, इसकी वैल्यू ये रही। इसकी वैल्यू कहाँ है अपने पास, जो स्मॉल वी वाई है तो u2 साइन बीटा माइनस का gt है, और इसकी वैल्यू एक थी u1 साइन एल्फा माइनस का gt। तो ये दोनों वैल्यू वहाँ पे रखनी है, तो ये क्या हो जाएगा u2 साइन बीटा माइनस का gt। तो यहाँ से मैं वैल्यू रखूँगा u2 साइन बीटा माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास, gt हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास माइनस का हो जाएगा u1 साइन एल्फा और माइनस का क्या हो जाएगा gt, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा u2 साइन बीटा माइनस का gt, ये हो जाएगा u1 साइन एल्फा प्लस का gt, और gt से gt क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे gt से gt कैंसल आउट, ये gt से gt क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो अपने पास क्या बचेगा, तो ये वाली टर्म बचेगी अपने पास क्या, वी वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास u2 साइन बीटा माइनस का क्या हो जाएगा u1 साइन एल्फा। क्लियर। अब मैं कह सकता हूँ कि ये भी क्या है, वेलोसिटी है, यानी ये कौन सी वेलोसिटी है, डी वाई डैश अपॉन में क्या हो जाएगा dt, क्योंकि y कंपोनेंट की वेलोसिटी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, y डैश की वेलोसिटी हो जाएगी, और y डैश की वेलोसिटी होगी तो ये क्या हो जाएगा u2 साइन बीटा माइनस का u1 क्या हो जाएगा साइन एल्फा। यदि मैं dt को उधर भेज दूँ और इसका भी क्या करूँ, इंटीग्रेट कर दूँ, तो यहाँ से क्या निकलेगा, समाकलन करने के बाद y डैश इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू u2 साइन बीटा माइनस का हो जाएगा अपने पास u1 साइन एल्फा, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास t हो जाएगा। तो एक तो x डैश आ गया, एक क्या आ गया मेरे पास y डैश आ गया। तो दोनों वैल्यू आ गई, एक x डैश की और एक y डैश की। अब यदि मैं दोनों का रेशो निकालूं, देखो x डैश ये है और y डैश ये है, और यदि मैं दोनों का रेशो निकालूं तो दोनों का रेशो क्या आएगा यदि मैं दोनों के रेशो की बात करूं तो देखो दोनों का रेशो मुझे पता है कि y डैश अपॉन में x डैश। ठीक है, y डैश की वैल्यू कितनी है, u2 साइन बीटा माइनस का u1 कितना हो जाएगा अपने पास साइन एल्फा, साथ में कितना हो जाएगा अपने पास t हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा u2 कॉस बीटा, u2 कितना हो जाएगा अपने पास कॉस बीटा, u2 कॉस बीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा u1 साथ में हो जाएगा अपने पास कॉस एल्फा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा t से t कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये t से t कैंसल आउट हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू u2 साइन बीटा माइनस का क्या हो जाएगा u1 साइन एल्फा, अपॉन में हो जाएगा u2 कॉस बीटा माइनस का हो जाएगा u1 कॉस एल्फा। ठीक है, और x का चला जाएगा उधर। अब मुझे पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसकी इक्वेशन आती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है। किसकी इक्वेशन आती है, स्ट्रेट लाइन की। तो देखो ये y है, ये पूरा m है, और ये क्या अपने पास x है। यानी मुझे पता है कि सरल रेखा की समीकरण क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की समीकरण क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c तो कॉन्स्टेंट रहता है एक तरीके से, ये इसकी फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो मुझे पता है कि यहाँ पे m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा अपने पास u2 साइन बीटा माइनस का हो जाएगा u1 साइन एल्फा, अपॉन में हो जाएगा अपने पास u2 कॉस बीटा माइनस का हो जाएगा u1 कॉस एल्फा।
ये क्या बताएगा यहाँ पे m बताएगा। और जैसे ही यहाँ पे ये वाला m आएगा तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से क्या पता लगा कि यदि मैं एक पार्टिकल को अल्फा u1 वेग से अल्फा एंगल बनाते हुए फेंकता हूँ, ऐसे ही मैं दूसरे पार्टिकल को u2 वेग से बीटा एंगल बनाते हुए फेंकता हूँ और दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखता हूँ, तो दोनों का जो मुझे रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। यानी दोनों का जो मुझे पथ मिलेगा वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लो कि देखो ये वाला क्वेश्चन था कि अपने पास प्रोजेक्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोबारा बता रहा हूँ कि एक प्रक्षेप्य का पथ दूसरे से देखने पर एक सरल रेखा में दिखाई देता है। तो पहले अपन को एक्स और वाई दो एक्सिस बनाने हैं, फिर उसमें दो प्रोजेक्टाइल मोशन बनानी है। तो एक मैंने u1 पार्टिकल मान लिया अल्फा एंगल बनाते हुए, दूसरा मैंने मान लिया u2 पार्टिकल बीटा एंगल बनाते हुए। फिर मैंने देख लिया ये क्षैतिज घटक हो जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा किसका, u1 का। फिर मैंने इसका वेलोसिटी का घटक लिखा, तो वेलोसिटी का घटक देखो x में तो gt का कोई रोल नहीं होता, तो x में ऐसे का ऐसे लिखा है। y एक्सिस में जब भी पार्टिकल कोई ऊपर जाता है तो उसमें gt का रोल रहता है, तो मैंने gt क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे आते तो क्या करते हैं प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, u1 साइन अल्फा माइनस gt हो जाएगा। फिर ऐसे का ऐसे, जैसे मैंने u1 का लिखा है वैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, u2 का लिखा। और जैसे u2 का लिखा है तो इसमें u2 के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी के घटक आए, यानी एक तो अपने पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट आया और एक क्या आया, वर्टिकल कंपोनेंट। तो दोनों कंपोनेंट को अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब अपन ने देखा, अब अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू थी, देखो यहाँ पे, तो अपन ने जब भी दोनों घटक लिखे फिर अपन ने क्या लिया, जो भी इक्वेशन पड़ी थी वहां से मैंने क्या काम में लिया, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन काम में ली। क्या काम में ली, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन काम में ली। तो ये अपने पास क्या हो गया, वेग रूपांतरण समीकरण। ये समीकरण होती है, तो x के लिए लिखा ये h डैश में, ये s में, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ से मैंने ये वैल्यू लिख दी कि मुझे जो दिखाई देगा h डैश निर्देशांक में वो क्या दिखाई देगा, वो मुझे ये दिखाई देगा। ऐसे का ऐसे मैंने y डैश का निकाला, तो y डैश में जो भी था वो मुझे ये दिखाई देगा। तो इस तरीके से x डैश निकल गया, y डैश निकल गया, और y डैश बाई x किया, तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्म आ गई y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो यहाँ से पता लगता है, क्लियर होता है कि जब भी मैं एक प्रक्षेप्य का पथ दूसरे प्रक्षेप्य से देखता हूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट जितनी बार लगा सको वो लगा लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर अपन बात करते हैं आगे की। आगे अपने पास एक क्वेश्चन है कि किसी क्षण दो कणों के स्थिति सदिश व वेग r1 व r2 वेक्टर है तथा v1 और v2 वेक्टर है, और ये कण जब टकराते हैं तो इसके लिए एक रिलेशन प्रूफ करना है कि r2 माइनस का r1। तो इसके लिए जब ये टकराते हैं तो टकराने के लिए अपने पास एक रिलेशन प्रूफ करना है कि r2 माइनस का r1 इंटू v2 माइनस का v1 क्या आता है अपने पास, 0 आता है। क्या आता है अपने पास, r2 माइनस का r1 और v2 माइनस का v1 क्या आता है, 0 आता है। अब ये कैसे प्रूफ होगा, तो मुझे देखना है कि देखो कण के टकराने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कण के टकराने की। यानी पार्टिकल टकराते कब है, जब एक पार्टिकल रेस्ट में हो और दूसरा इससे आकर भिड़ जाए तो टकराएंगे, ये वाला रेस्ट में हो और ये इससे जाकर भिड़ जाए तो टकराएंगे, या फिर दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड में गतिशील हो तो टकराएंगे। वही चीज़ पॉसिबल है। तो मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल जब भी टकराते हैं, जब अपने पास ये ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है। तो अपन ने क्या है कि किसी एक टाइम पर दो कणों की स्थिति सदिश है वो r1 और r2 वेक्टर है। क्या है अपने पास, r1 और r2 वेक्टर है। तो ऐसे ही अपने पास उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, v1 और v2 वेक्टर है। उसकी वेलोसिटी क्या है अपने पास, v1 और v2 वेक्टर है। तो देखो यदि मैं बात करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, किससे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, यानी स्थिति रूपांतरण समीकरण से। और स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं, यदि मैं स्थिति रूपांतरण समीकरण से बात करूं तो मुझे पता है कि वो क्या आता है, r डैश इज इक्वल टू r माइनस का bt। क्या मैं इसको इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू r डैश प्लस का bt लिख सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यदि फर्स्ट पार्टिकल का लिखना है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, r1 इज इक्वल टू r1 डैश प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास vt, और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी यहाँ पे v1। ऐसे का ऐसे यदि मैं सेकंड पार्टिकल का लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास r2 इज इक्वल टू r2 डैश प्लस का क्या हो जाएगा bt2 लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि दोनों पार्टिकल की यदि टक्कर हो रही है, टक्कर होने का मतलब है दोनों पोजीशन क्या होनी चाहिए, एक जैसे, यानी दोनों की स्थिति सदिश क्या होनी चाहिए, समान। टक्कर के लिए
यदि कोई पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ क्या R1 डैश प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास R2 डैश। अब देखो इसमें जो भी टर्म आएगी वो टर्म कैसे लिखे अपन, जो भी टर्म आएगी वो कैसे लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या R1 डैश प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास R1 इज इक्वल टू R2 लिख सकते हो, तो ये तो क्या हो जाएगा R1 डैश प्लस का हो जाएगा अपने पास V1T। ऐसे ही R2 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास R2 डैश प्लस का क्या हो जाएगा V2T। अब मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा R1 डैश माइनस का R2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 माइनस का V1 और साथ में क्या हो जाएगा T। क्या हो जाएगा अपने पास ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मैं लिख सकता हूँ कि इसमें मुझे क्या करना है कि ये वाली जो टर्म आ रही है वो वाली टर्म क्या है अपने पास R2 माइनस का यहाँ पे R1 माइनस R2 है और यहाँ पे क्या है R2 माइनस का R1 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यदि इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूँ, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस R2 माइनस का क्या हो जाएगा R1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास V2 माइनस का क्या हो जाएगा V1 और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास T हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाए अपने पास ये माइनस उधर जाएगा तो R2 डैश माइनस का हो जाएगा R1 डैश इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा V2 माइनस का V1 और साथ में क्या हो जाएगा T। क्या हो जाएगा अपने पास। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे देखो यदि दोनों साइड में V2 माइनस V1 का यदि दोनों ओर V2 माइनस V1 का क्रॉस यानी सदिश गुणनफल करूँ, क्या करूँ सदिश गुणन करूँ। सदिश गुणन करने पर क्या आएगा देखो यहाँ पे हो जाएगा R2 डैश माइनस का R1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा V2 माइनस का V1 और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाली वैल्यू माइनस का था ही V2 माइनस का V1 T साथ में था और इनटू क्या हो जाएगा V2 माइनस का V1। और मुझे पता है कि A क्रॉस का B सेम के साथ जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है 0 आता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे R2 डैश माइनस का R1 डैश यहाँ पे हो जाएगा इनटू V2 माइनस का V1 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0 के। तो यही अपन को प्रूफ करना था। अब इसमें ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। अब जैसे अपन ने प्रूफ किया तो यहाँ पर क्या है R1 डैश है, क्या है अपने पास ये टर्म आई है अपने पास R2 डैश माइनस का R1 डैश इंटू V2 माइनस का V1 इज इक्वल टू क्या कर दिया 0 कर दिया। आप इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो। कैसे कि यदि मैं कहता हूँ कि ये वाली टर्म मैं प्लस में नहीं बनाऊँ, ऐसे का ऐसे रख लूँ कि ये फर्स्ट पार्टिकल का R डैश है और R डैश है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R माइनस का VT, इसको मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस का VT। यदि मैं उन दोनों को भी इक्वल करता हूँ तो भी अपने पास ऐसा ही रिजल्ट आएगा, बट यहाँ पे डॉट नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछता है उसके अकॉर्डिंग देखना। यदि वो डैश कहता है कि मुझे ये प्रूफ करना है तब तो अपन को ये प्लस लेके करना। यदि वो कहता है कि मुझे ये डैश नहीं चाहिए, डैश वाली टर्म नहीं चाहिए, तो फिर अपन को क्या करना इस R को उधर रखना और वहाँ पे टक्कर के लिए R1 डैश इज इक्वल टू क्या करना R2 डैश करना। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है, तो वो भी कर सकते हो कि R2 डैश माइनस का क्या हो जाएगा R1 डैश। तो डैश में निकालना हो तो आप डैश में भी निकाल सकते हो और नॉर्मल में निकालना हो तो नॉर्मल में भी निकाल सकते हो। तो ऐसे यदि आप दूसरी कंडीशन लगाते, दूसरी कंडीशन में ये लगाते कि मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर था R1 डैश इज इक्वल टू वो क्या था R1 माइनस का VT था, R2 डैश इज इक्वल टू क्या था R2 माइनस का VT था। टक्कर के लिए मेरे पास पोजीशन हो जाती R2 इज इक्वल टू R डैश, तो R1 माइनस का VT। अब ये 1 2 कर लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा V1T इज इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस का V2T। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये R1 माइनस का R2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास देखो R2 माइनस का R1 और यहाँ पे हो जाएगा R2, ये R2 तो इधर आ गया अपने पास, R2 तो क्या आ गया इधर आ गया, तो R1 माइनस R2 माइनस का V2T प्लस का क्या हो जाएगा V1T। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ देखो R1 माइनस का R2 था, यहाँ से मैं यदि कॉमन निकालूँ तो V1 माइनस का V2 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा T हो जाएगा। अब मुझे पता है कि वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अब उसमें अपन को जो क्वेश्चन में प्रूफ करने का दे रखा था, प्रूफ करने का ये वाला था, इसलिए मैंने ये चीज़ की इससे मल्टीप्लाई किया। यदि वहाँ कुछ चेंज होता है V1 माइनस V2 होता है या R1 माइनस R2 होता, R2 माइनस R1 होता, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं ये कर रहा हूँ वैसे चेंज हो जाता। तो जो भी इसमें रिजल्ट पूछा हुआ आपको उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अब यदि वो कहता है कि R1 माइनस R2 इंटू V2 माइनस V1 0 आता है तो उससे मल्टीप्लाई कर लेना। यदि वो कहता है कि R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 से मल्टीप्लाई करके वो रिजल्ट 0 दे रहा है तो वैसे भी कर सकते हो। तो जो भी रिजल्ट दे उसमें कर सकते हो। तो ये वाले में क्या था V2 माइनस का V1 था,
क्या था V2 माइनस का V1, तो इसमें क्या करना है अपन को V2 माइनस का V1 करना है। तो देखो इसमें अपन ने पहले वाले में यही किया है, यहाँ पे जो भी टर्म थी वो क्या आई थी V2 माइनस में V1, ये उधर आया था और ये इधर आया था, तो इस टाइप से ये सॉल्व हुआ था। तो बाकी अपन ने देखो इस ज़्यादातर जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक तो ये वाला, एक पीछे प्रोजेक्टाइल वाला, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये तो थी आज की अपनी क्लास। तो अपना ये चैप्टर है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के साथ कुछ और भी न्यूमेरिकल होंगे तो अपन कल वाली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप सारे वीडियो को देखते हुए एक बार नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद अपने पास जो भी ये कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उसको अपन कल कर लेंगे। तो जो भी बचे हुए क्वेश्चन अभी इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए, वो भी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हो, और आपके जो जैसे जैसे अपन ने लिखा है इसमें थ्योरेटिकल और डेरिवेशन टाइप में, वो चीज़ आपको नोट्स में भी लिखनी है। एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने बताया, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।